बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और आज सड़क पर, वैसे ही सड़कों पर रश कम था, हफ्ते वाले दिन थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आज से नोटिफिकेशन जो है वो शुरू हो चुका है, जहाँ पर निजी दफातर और स्कूल्स जो हैं वो बंद रहेंगे। हफ्ता, इतवार और पीस स्मॉग को कम करने के पेश नज़र ये इकदाम उठाया गया था, लेकिन यकीन जानिए कल रात से और आज सुबह भी, अल सुबह अगर आप उठ रहे हैं तो इस कदर स्मॉग है कि आपकी आंखों में जलन शुरू हो जाती है, खांसी शुरू हो जाती है और उसके साथ साथ ऐसा लगता है कि जलने की स्मेल आ रही है। अल्लाह ताला प्लीज़ हम पर रहम करे और बारिश बरसा दे, क्योंकि दैट इज़ दी ओनली वे जो एयर पोल्यूशन को या स्मॉग को कंट्रोल कर सकेगी। इसी के साथ हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलेंगे, जिसमें हम एक नया सिलसिला शुरू कर चुके हैं। आपको हर रोज़ एक मैसेज सुनवाते हैं और खुसूसी दुआ कराई जाती है। सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। आज का मेरा मैसेज ये है, देखना लायानी बातों से भी इज्तिनाब करना, लायानी कामों से भी इज्तिनाब करना। जैसे कि इस हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी की हुस्न इस्लाम की सबसे बेहतरीन अलामत ये है कि वो लायानी बातों से इज्तिनाब करे। अगर कोई बात, किसी बात की ज़रूरत है तो गुफ्तगू कर ले, वरना हत्तल इम्कान खामोशी ही इख्तियार करने में बेहतरी होती है। आजकल हम घंटों लायानी बातों में ज़ाया कर देते हैं। मेरे भाइयों, क़यामत के दिन यही लायानी जो हमने वक्त लायानी बातों में वक्त गुजारा था, ये क़यामत के दिन वबाल का सबब बनेगा। अल्लाह मुझे भी, आपको भी लायानी बातों से भी, लायानी कामों से भी इज्तिनाब की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन 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 सुम आमीन। और इसी के साथ नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं और आज की हमारी लीड स्टोरी कोविड के हवाले से है जी। कोरोना का कातिल अफ्रीकी वायरस दरियाफ्त, 24 घंटों के दौरान 52 नए मरीज सामने आए हैं। शहर में स्मॉग के डेरे, सांस लेना भी दुश्वार, तालीमी इदारे बंद, क्लासेस ऑनलाइन होंगी। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, तमाम रिकॉर्ड तोड़कर मजीद ₹1.28 महंगा हो गया। और बल्दियाती इदारों में बहरान जारी है जी, तलाक, पैदाइश, निकाह और डेथ सर्टिफिकेट फिर बंद। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिर्फ 2 के सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कज़ाफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। कज़ाफ़ी साहब, जहां हम थोड़ा सुकून ले रहे थे कि कोविड जो है वो अब ख़त्म हो गया है, लेकिन होशियार बाश होने की ज़रूरत है कि कोरोना का जो कातिल अफ्रीकी वायरस है अब वो दरियाफ्त हो गया। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं तो खैर नहीं रिलैक्स था, आपस की बात है, मुझे पता था कि ये अभी चीज़ मज़ीद फैलेगी। और कल मैं ये सारी स्टोरी देख रहा था, ये देखें जनूबी अफ्रीका से ये वायरस निकला है। और जो मैंने BBC की इसके ऊपर रिपोर्ट पढ़ी है, उसके मुताबिक अभी इसके ऊपर जो वैक्सीन है वो इसके ऊपर कारगर साबित नहीं हुई है। ये जो आया था उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल ये वायरस आया, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और ये मिनटों के अंदर जो आपके फेफड़ों को तबाह कर देता है, और जिस किस्म का रिएक्शन इसकी तरफ से आ रहा है ये बहुत ख़तरनाक है। मैं समझता हूँ कि ये वायरस नहीं है, मैं थोड़ा सा आगे जाके बात करूँगा, ये असल में बायोलॉजिकल वॉर है। देखिए, पहले आप एटम बम चलाते थे, एटम बम चला के सारा कुछ तबाह कर दिया, लोगों की तरफ से जो है, दुनिया की तरफ से रिएक्शन बहुत ज़्यादा आता था। अब ये उसके मुतबादल
ये आप माने या ना माने, ये बात कहीं ना कहीं जाके ये ज़रूर अटैच होती है। ये वायरस ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, आप ये कहीं गंदगी की वजह से आ गए हैं या किसी और वजह से आ रहे हैं, किसी और नहीं, ये बायोलॉजिकल वार है, ये उस वजह से ये वायरस फेंके जा रहे हैं बार बार, और ये बड़ा ख़तरनाक है। हाँ, एहतियात लाजिम है। अब हमने ये देखना हमें कितनी देर पहले इस वायरस के बारे में मालूम हो गया। अब ये नहीं कहा जा सकता कि जी हमें इस वायरस के बारे में मालूम नहीं था, अब हमें मालूम है। हमने ये देखना है कि गवर्नमेंट जो है अब क्या इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस करती है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके ऊपर कैसे इंस्पेक्ट करती है, किस तरीके से उन्हें जज करती है, क्या उसके लिए मौसर इक़दाम उठाएंगे, ये अब हमें देखना है। अगर खुदा न खास्ता ये आ गया, हमारी तो हालत आ गई हर लिहाज से, सीमल तबाह बर्बाद हुई है, मुआशी लिहाज से, वैसे आप देख लें बीमारियाँ ही बीमारियाँ, स्मोक है वो जाने का नाम नहीं ले रही है, और बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये चीज़ें अब हुकूमत ने अब देखनी है। अगर आप इसको अभी से उठा लेंगे, अभी से पकड़ लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आप बड़े मामलात से बच सकते हैं। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है वैक्सीनेशन वाहिद हल है, लेकिन वही बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये अभाम भी मौजूद है कि ये इस वेरिएंट के खिलाफ काम करती है या नहीं करती। फेफड़ों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर रहा है, और बट साहब पहले ही हम डेंगू के मरीज़ देख रहे हैं, अस्पताल डेंगू के पेशेंट से भरे पड़े हैं। कोविड दोबारा से आ जाएगा तो हम फिर दोबारा से शायद ज़िंदगी बंद हो जाएगी, लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे। देखिए, मैंने वही मैंने बात की ना, मैंने कि अगर ये आ गया तो पहले ही कोविड की वजह से जो हालात जहाँ तक पहुँचे, हम तो और बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया, अगर आप उस रिपोर्ट को देखेंगे, कि ये वैक्सीन जो है उसके ऊपर कारगर साबित नहीं हुई है। अभी तो डॉक्टर्स जो हैं उसको देख रहे हैं कि इसके ऊपर क्या चीज़ की जा सकती है, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। हाँ, हमारे पास एक एडवांटेज है, हमारे एडवांटेज है हमारे मुल्क का टेम्परेचर। आप ये देखें, यहाँ पे भी फैला था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं हो सका। कुछ लोगों को भी अक्ल आ गई थी, आप ये देखें, बावजूद इसके कि लोग बहुत रिलैक्स रहे, लेकिन एहतियात बहरहाल की गई। अगर हम एहतियात अभी से शुरू कर देंगे ना सीमल, तो मेरा ख्याल है कि हम बड़ी तबाही से बच सकते हैं। मैं तो समझती हूँ अल्लाह का ही कोई करम था कि हम बचे रहे, वरना लोगों ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया। और अब अभी भी बाहर जाकर देखिए, हम भूल चुके हैं कि कोविड के SOPs में मास्क इस्तेमाल करना ज़रूरी है, जो डॉक्टर्स आपको स्मॉग से बचने के लिए भी कह रहे हैं। लेकिन अब कितने % लोगों ने मास्क बाहर निकल कर देखिए पहना है? आपको खुद आपकी बात का जवाब। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। अल्लाह पाक तो देखें, अल्लाह पाक ही सबकी वाहिद उम्मीद है, बाकी बंदा और गवर्नमेंट से अगर आप कोई उम्मीद लगाएं तो वो तो बिल्कुल ही फजूल और बेमायनी सी चीज़ है। बिल्कुल लोगों ने बहुत ज़्यादा बेहतियाती की, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप ये देखें, जो पाबंदियां लगाई गई, जो इक़दाम उठाए गए, उनका थोड़ा बहुत तो असर हुआ। कोविड फैला ज़रूर, हमें मुआशी तौर पे वो ज़्यादा तबाह कर गया। आप ये देखें, मुआशी तौर पे हमें उसने ज़्यादा तबाह किया, और अब भी अगर गवर्नमेंट ने होश के नाखून ना लिया और इसे वक्त से पहले कंट्रोल करने की, वक्त से पहले इक़दाम ना उठाए, तो मैं आपको बताऊं, बस फिर इसके बाद क्या, इसके बाद अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, और फिर दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला ही हमारा हाफ़िज़ है, वरना तो हमें बचाने और समझाने वाले शायद बहुत मसरूफ़ हैं किसी और चीज़ों में। मियाँ हॉस्पिटल की खबर भी छपी है जी बट साहब, और एक्सरे डिपार्टमेंट का अमला ड्यूटी से गायब, मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई, 2 साल से CT स्कैन मशीन ख़राब थी। आपने वो खबर भी आपको याद होगी, हमने डिस्कस की थी। इमरजेंसी सर्विसेज हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही थी। ये अगर हाल होगा अस्पतालों का, जहां डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो है वो अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, कोई सुनवाई करने वाला नहीं होगा। कल हमने देखा रैली निकाली उन्होंने बहुत बड़ी, जहां डिपार्टमेंट का अमला गायब होगा और मरीज बेचारे सारा दिन वहां पर परेशान हाल खड़े रहेंगे। ये ख्याल है गवर्नमेंट को हमारा। अच्छा, अगर आपने कोई मौजज़ा देखना हो ना, कहते ना यार अल्लाह मियाँ मौजज़े कर देता है, ईमानदारी वाली बात है। अगर आपने मौजज़ा देखना हो ना, तो ये जीते जागता मौजज़ा है। पाकिस्तान चल रहा है, मुल्क चल रहा है, हॉस्पिटल्स के अंदर अद्वियात नहीं है, मशीनें ख़राब हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, मरीज़ आ रहे हैं, मरीज़ इलाज भी करवा रहे हैं, बगैर इलाज के भी जा रहे हैं। ये मौजज़ा है या नहीं है, आप मुझे बताइए। यानी कि हमारे पास सारी चीज़ें होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारी तवज्जो है, हुकूमत की तो है ही नहीं ना। तो आप सोचिए ना कि हुकूमत की अगर तवज्जो होती तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ये CT स्कैन मशीन जो है वो 2 साल से जो ख़राब पड़ी थी, वो फौरी तौर पे ठीक होती या नहीं होती। ये एक्सरे मशीन के डिपार्टमेंट के जो लोग गायब हुए हैं, क्या ये वहाँ पे मौजूद होते या नहीं होते?
आप इस ऑफिस की ही बात कर लें, अपनी सीट से सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा उठकर जाएं, क्या आपको पूछने वाला कोई नहीं है कि आप अपनी सीट पर क्यों नहीं बैठे हुए? और इस बात को आप जो हंस के जवाब दे रहे हैं, आपको बेहतर तौर पर अंदाजा है कि किस तरह से यहाँ पर चेक एंड बैलेंस है कि आप 5 मिनट से ज़्यादा अपनी सीट से आगे पीछे नहीं हो सकते। ऐसे ही है भाई, आप खाना खाने के लिए जाए, चाय पीने के लिए जाए, आप हर चीज टाइम नोट हो रही है। एक तो चेक एंड बैलेंस है, दूसरा एहसास जिम्मेदारी, आपको एहसास जिम्मेदारी। यार मेरा जो काम है, हमारा प्रॉब्लम ये आ गया सरकारी, खुसूसन जो सरकारी इदारे वहाँ पे एहसास जिम्मेदारी सीमल बिल्कुल ख़त्म हो गया। किसी को इस चीज़ की परवाह नहीं है कि यार जो गवर्नमेंट मुझे पे कर रही है या जो इदारा मुझे पे कर रहा है, मैं उसको हलाल करके खा लूँ, अपने बच्चों को वो हलाल करके खिला लूँ। फिर आप कहते हैं बेरा रवि बढ़ रही है, बच्चे बातें नहीं मानते, तो भाई ये सारी चीज़ें वहीं पे जाती हैं। जब आप हलाल करके नहीं खिलाएंगे, एहसास जिम्मेदारी नहीं करेंगे, आप अपने बच्चों के अंदर कैसे वो एहसास जिम्मेदारी पैदा कर सकेंगे? ये यानी कि ये सिर्फ महकमों तक की बात नहीं है, आप इसको उठा के अपने घर के अंदर ले जाएं। जब बड़ों के अंदर एहसास जिम्मेदारी नहीं होगा तो आप मुझे बताएं, आप बच्चों से कैसे एहसास जिम्मेदारी की तवक्को बच्चों से कैसे एहसास जिम्मेदारी की तवक्को रखते हैं? लेकिन बच्चों को जब हमने घर बिठाकर ऑनलाइन पढ़ाना है और आपके नाकाफी इकदामात की वजह से ये तमाम सिनेरियोज अगर सामने आए तो फिर मुद्दे इल्ज़ाम आपको ही ठहराया जाएगा। ब्रेक के बाद हमारी अगली स्टोरी है, जिस शहर में स्मॉग के डेरे हैं, सांस लेना भी दुश्वार हो गया, स्कूल और निजी दफातर बंद है। इसको डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कोविड के नए वेरिएंट की बात कर रहे थे तो कहती हूँ पाकिस्तान पता नहीं कितने फ्रंट्स के ऊपर लड़ रहा है, और वो इश्यूज़, वो मसाइल जिसको हम फेस कर रहे हैं, वो मुआशी भी हैं, वो आपकी जेबों पर भारी भी हैं, वो आपकी सेहत के ऊपर भारी भी हैं, और तालीम के ऊपर भी सवालिया निशान लग जाता है। अगला जो इशू मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो शहर में स्मॉग के डेरे हैं। मौसम आज कैसा रहेगा, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले हम मायदा का रुख करेंगे। मायदा बताइएगा आज के लिए क्या प्रेडिक्शन है? शहर के मौसम की अगर बात करें तो आज सर्दी की शिद्दत में जो है इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। जैसे सर्दी में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, तो दूसरी तरफ जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। आज जो शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 301 रिकॉर्ड किया गया है, जो शहरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हद तक रिकॉर्ड किया गया है। रोज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है इजाफा ही देखने में नज़र आ रहा है, उसमें कमी कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। शहर के कुछ ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है काफ़ी खतरनाक हद तक रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें कोट लखपत जो है उसमें 362 रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इसलिए भी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है क्योंकि फैक्ट्रीज़ की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। उसी के साथ बहरिया ऑर्चर्ड में जो है 357 रिकॉर्ड किया गया है। गुलबर्ग में जो है वो गुलबर्ग मुरातब अली रोड पर जो है वो 343 रिकॉर्ड किया गया है। मॉडल टाउन में 314 और ठोकर न्याज बेग में जो है वो 306 रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ DHA फेस 8 फतेहगढ़ रोड टाउनशिप में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। शहर जो है क्योंकि बारिशों की प्रेडिक्शन अभी तक जाहिर नहीं की गई है, जिसकी वजह से एक ये भी रीज़न है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी कमी नज़र नहीं आ रही है। उसी के साथ जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में नज़र आता है, तो दूसरी जानिब जो है वो हमारे माहिरीन जो हैं वो हमारे शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की बार बार हदायत जारी करते हैं। बहुत शुक्रिया मायदा, आप हमारे साथ मौजूद थी। शहर भर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आप बता रही थी, और बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर 400 से ये क्रॉस कर गया। स्मॉग की डेरे हैं जी कज़ावी भट्ट साहब, सांस लेना मुश्किल हो चुका है, आलूदगी कम नहीं हो रही है। आज से 3 दिन की छुट्टियां हैं और हर हफ्ते ये होंगी 15 जनवरी तक। तो छुट्टियां तो वैसे ही 2 छुट्टियां, हफ्ता इतवार तो वैसे ही छुट्टी होती है। स्कूल बंद होते हैं मोस्टली जी, स्कूल बंद होते हैं, और मंडे वाले दिन आपने कहा स्कूल बंद होंगे। अच्छा, मंगल बुध जुमेरात जुम्मा जो है वो स्मोक छुट्टी पर है मेरा ख्याल स्मोक छुट्टी पे जा रही है। वो कह रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है 3 छुट्टियों का, तो मंगल से वो कहती है कि मैं छुट्टी पर चली जाऊंगी। यार वैसे कमाल है, अजीब व गरीब फैसले हैं हुकूमत के समझ से बालातर है कि आप किस किस्म के इकदामात उठा रहे हैं। कह रहे हैं जी कि हम सनती यूनिट्स बंद कर रहे हैं जहाँ से स्मोक है। यार पहले सोए हुए थे, ये पहले सोए हुए थे। मैं को बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद वाली गोलियां खाई थी जब इनको पता नहीं लगा। अभी भी चल रहे हैं सनती यूनिट। ये अभी आप इसी रोड पे बाहर ये इंडस्ट्रियल एरिया में निकल जाएं, आपको इंडस्ट्री यूनिट्स जो है वो चलते हुए नज़र आएंगे। कौन से यूनिट्स बंद कर रहे हैं, कहाँ पे यूनिट्स बंद कर रहे हैं? आप कह रहे हैं हमने भट्टों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये बताए ना भाईजान कि आपने तो भट्टों को जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रांसफ़र करना था, वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर। और फिर आपने एक बड़ी सी प्रेस रिलीज भी जारी कीजिए कि
पंजाब के लाहौर समेत पंजाब के सारे भट्टे जो है वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो गए, सिर्फ चंद % रह गए हैं। तो अगर रह गए हैं तो फिर भाई ये स्मोक कैसे हो गई? आप अभी भी देखें लाहौर के इर्द गिर्द के एरियाज में लोग कूड़े को आग लगा रहे हैं, फसलों की बाकियात। जैसे ही आप मोटरवे से लाहौर से बाहर निकलें आपको दोनों तरफ कहीं ना कहीं आग से धुआं उठता हुआ नजर आएगा। तो वो गवर्नमेंट के रेट को ही चैलेंज कर रहा है, लेकिन उसके लिए भट्ट साहब आपको एक्सेप्ट करना पड़ना था ना कि स्मॉग या एयर पोल्यूशन का एक इशू मौजूद है। मिनिस्टर साहब जब खुद आकर बार बार ये कह रहे हो कि 2 साल से स्मॉग नहीं हुई है, ये स्मॉग का सीजन है लेकिन अभी तक स्मॉग नहीं हुई है, वो अपनी उस डेफिनेशन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते कि फॉग एंड स्मोक का मिक्सचर स्मॉग है। उनको शायद ये आइडिया ही नहीं है कि एयर पोल्यूशन इज कॉल्ड स्मॉग। सर वो इसलिए उनको आइडिया नहीं है कि देखें जिसने अपनी गाड़ी में से निकलना, बंद गाड़ी में से निकलना, जाके बंद दफ्तर के अंदर बैठ जाना, वहाँ से निकलना, गाड़ी में बैठना, फिर अपने घर जाके बैठ जाना, उसको क्या पता उस स्मोक का। मैं ईमानदारी बात है उनके इंटरव्यू सुन के, उनके जब आपने दोबारा प्रोग्राम में बुलवाया और फिर वो यही बात कर रहे थे कि जी अभी भी ले आए आप, मैं यानी कि मुझे हैरत भी नहीं हो रही। और अपने हर जवाब के बाद वो मुझसे पूछ रहे थे आप कन्विंस हुई हैं कि नहीं। तो मैंने फिर उन्हें बोला कि सर मुझे कन्विंस करना काम नहीं है, आपने कन्विंस होना है कि एयर क्वालिटी खराब है और उसके लिए इकदाम करने हैं, और फिर ये इकदाम किए। बट सब लेकिन इट डज मेक सेंस। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चेन ब्रेक हो जाएगी। 3 दिन ट्रैफिक कम होगी, निजी दफातर बंद होंगे, स्कूल्स बंद होंगे, और जो गाड़ियां धुआं छोड़ रही हैं या एयर पोल्यूशन में अपना रोल प्ले कर रही हैं वो समहाउ कम हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल सिमल, प्राइवेट दफातर आप मुझे बताएं कैसे जो है वो अफरादी कुव्वत अपनी कम, कितनी अफरादी कुव्वत कम कर लेंगे? 1, 2, 5, 6, 10 कितने लोग जो है वो इसको कम करेंगे? आप मुझे बताएं। प्राइवेट दफातर वैसे के वैसे ही खुले हैं, वैसे के वैसे ही खुले हैं। एक दिन के लिए आपने स्कूल की ब्रेक भी ले ली है, जरूर ले। यहाँ तो फिर आपने जो छुट्टियां करवानी है वो एक ही दफा करवा लें। आप ये बाकायदा तोड़ के आप क्यों बच्चों की देखिए स्टडी का पहले ही हर्ज है। यहाँ तो आप मैकेनिज्म कोई ऐसा लेके आए कि यार बच्चों की स्टडी का हर्ज ना हो। अच्छा क्या मंगल वाले दिन स्मोक नहीं होगी? अच्छा पीर वाले दिन चले मान लेते हैं कि एक ब्रेक देने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा स्मोक होती, क्या मंगल वाले दिन नहीं होगी? बुध वाले दिन भी स्मोक होगी, जुमेरात को भी स्मोक होगी, जुम्मे को भी स्मोक होगी। अच्छा बहुत से डिपार्टमेंट्स कोलैबोरेट करके ऑपरेशंस कर रहे हैं जिसमें ट्रैफिक पुलिस भी अपना रोल प्ले कर रही है, और उन्होंने अब तक धुआं छोड़ने वाली 31,000 गाड़ियों को 1 करोड़ रुपए के जुर्माने किए हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन वार्डन्स के पास कोई आला ही मौजूद नहीं है जिससे वो बता सकें कि वो गाड़ियां जो हैं वो एक्चुअली फिट हैं या नहीं। फिटनेस सर्टिफिकेट तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, कोई आला नहीं है कि एक्चुअली वो धुआं इतना छोड़ रही है कि उससे फिजा आलूदा हो रही है। आप इमेजिन कीजिए। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी यही बात की थी कि आपने वार्डन्स को जो है वो लाइसेंस टू किल वाला हिसाब कर दिया है कि आपने उसको हर किस्म के, भाई उसके पास यानी कि उसके पास जजमेंट के लिए क्या चीज है, किस तरह जज करेगा कि ये गाड़ी जो है ये बाइक और इस पर सीटीओ साहब ने एतराज भी किया है कि माहौलियात डिपार्टमेंट को हमें आलात प्रोवाइड करने चाहिए ताकि हम प्रॉपर कार्रवाई कर सकें। लेकिन अभी मैं टिकट्स देख रही थी कि जो अदालत की तरफ से अहकाम दिए गए हैं, 1 वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 चालान होगा। उसके बाद जो है 1 हफ्ते के दौरान 90% 1 वे की खिलाफ वर्जियां कम हुई हैं। और ये वही बात है जो कल मेरी इरफान से बहस हो रही थी कि आप जुर्माने बढ़ा देंगे तो लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे रूल्स, क्योंकि उनकी चॉइस है। अगर वो रूल तोड़ेंगे तो जुर्माना देना पड़ेगा, नहीं तोड़ेंगे तो आपकी जेबों पर कोई भार नहीं होगा, बल्कि आप रूल्स फॉलो करेंगे और ट्रैफिक बेहतर होगी। एनीवेज जी, बात कहां से कहां निकल गई। हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। और जी, जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, इंतज़ार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बार बार इस पर बात हो रही थी। जैसे ही IMF से मुआहदा हुआ है और अब उससे कर्जे की जो पहली किस्त है वो मिलेगी, और उसके बाद जो महंगाई का एक तूफान आना था उसकी कुछ असरात और बाकी जिसे कहते हैं ना वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। डॉलर अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ गया और कल एक ही दिन में ₹1.28 महंगा हो गया। महंगाई में और इजाफा होने वाला है। बट साहब सर लाजमी बात है, आप देखिएगा पेट्रोल महंगा होगा, बिजली भी महंगी होगी, बाकी चीज़ें भी जो हैं वो लाजमी बात है कि महंगी होनी है। सर महंगाई आपके बस का काम नहीं है कंट्रोल करना, आप तो खुद महंगाई जो है वो बढ़ा रहे हैं। अभी ये पेट्रोल पंप मालिकान की जो हड़ताल हुई है, मैं आपको बताऊं ये मिली भगत है, ये मिली भगत है इनकी। मिली भगत दूसरे दिन ही होगी, खत्म भी हो गई, तो रात को ही बंद होगी। और जिस दिन हड़ताल हुई है उस दिन भी कुछ पेट्रोल पंप खुले हैं, कुछ बंद है। और आप ये देखिएगा ये 1 तारीख आने दें, आपका पेट्रोल की प्राइस बढ़ जानी है, बिजली की प्राइस भी आपने बढ़ा देनी है, बाकी अशिया खुरोनोश की चीज़ें तो वैसे ही हैं।
महंगाई 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 और बस महंगाई। आवाम को आप ये देखें कैसा ज़बरदस्त तरीका है। आप एक चीज़ को थोड़ी देर के लिए रोक लें, आपने पेट्रोल जैसे भी जो भी हुआ, लोगों ने कहना शुरू कर दिया ना, भाईजान सानू हमें 200 रुपये का आप दें, हमें पेट्रोल दें सही। लोगों ने चीज़ लेनी है ना। आप कोई भी चीज़ इस तरह जो है वो मसनूई तौर पर जो है उसका बहरान पैदा करके उसकी प्राइस बढ़ा दें, लोगों ने लेनी है। असल में यहाँ पे लोगों का काम है कि लोगों को अब शऊर आ जाना चाहिए। जब तक ये शऊर नहीं आएगा, आप इसी तरह महंगाई के चक्की के अंदर पिसते जाएंगे। जो थोड़ी बहुत आपकी सांस आपकी निकल रही है ना, वो भी ख़त्म हो जानी है। अच्छा, वो भी ख़त्म हो जानी है तो फिर करेंगे क्या? ये जो आप जिक्र कर रहे हैं ना कि हर तरफ महंगाई का शोर है, तो फिर ये जो हम अक्सर जुमला बोलते हैं 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, उससे हम जुमला भी शायद चेंज कर लेंगे कि लोग 1 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रहे। 2 वक्त की सोचना तो बड़े दूर की बात है। लेकिन वहीं पर जब आप सिस्टम और गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इनके अपने मसाइल कम हों तो ये आवाम के लिए सोचें। और अपने मसाइल से मेरी ये मुराद है कि गवर्नमेंट बहुत से फ्रंट्स पर लड़ाई लड़ रही है, और उसमें एक लड़ाई बल्दियाती इदारों के साथ भी है जो अदालत में चल रही है। लेकिन बल्दियाती इदारों का जो बहरान है वो मुसलसल जारी है। कभी इख्तियारात की जंग है, कभी फंड्स के लिए मंजूरी दे दी जाती है, इशू नहीं किए जाते। और अभी जो रोज़मर्रा के काम हैं जिसमें यूनियन काउंसिल्स अपना रोल प्ले करती थी, तलाक, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट जो जारी किए जाते थे, वो सब बंद हुए पड़े हैं। देखें सीमल, इशू ये है कि आप आज बल्दियाती गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई को दे दें, मौजूदा हुकूमत को दे दें, चेक्स बुक्स भी इशू होनी शुरू हो जाएगी। मतलब प्लेट में रख के दे दें भट्ट साहब? ये कोई ताज है जो प्लेट में रख के आपको दे दिया जाएगा? आवाम के वोट्स हैं, आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं सर। यही तो वो मसला ये है कि ये चीज़ तो इन लोगों को समझनी चाहिए ना। अदालत ने कहा है, जो अदालत को रोज चकमा दे रहे हैं आवाम, तो उनके लिए कोई हैसियत ही नहीं रखते हैं। अदालत को चकमा दे रहे हैं, रोजाना अदालत इनकी बेइज्जती करती है अदालत कोर्ट में बुलवा के। आप मुझे बताएं, किसी को असर है? किसी एक को असर है? खुमियाजा कौन भुगत रहा है? खुमियाजा हम भुगत रहे हैं, आवाम भुगत रही है। तो आज जो है ये बल्दियाती इंतखाबात इन्होंने पता नहीं करवाने या नहीं करवाने, तैयारियां तो कह रही हमने शुरू कर दी हैं जी। जिस दिन ये होंगे आप ये देखिएगा सारा कुछ हो जाएगा। ये जब तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे, ये बर्थ सर्टिफिकेट्स भी रुके रहेंगे, चेक बुक्स भी इशू नहीं होंगी, ना किसी की गली की स्ट्रीट लाइट लगेगी, ना किसी गली और पीछे रह भी 1 महीना गया है ये जो मौजूदा बल्दियाती सिस्टम है उसके नुमाइंदों को, और अभी तक चेक बुक्स नहीं मिली हैं। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट से बार बार शिकायत भी की जा रही हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। देखें जी, अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि असल नुकसान तो फिर आवाम का ही होता है। बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस जानिएगा, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मेट्रोपॉलिटन सिटी शहर लाहौर, और हमेशा ये बात की जाती है कि किसी भी सूबे का, किसी भी मुल्क के जो बड़े शहर होते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपके मुल्क की मईशत के साथ जुड़ा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरी मुराद सिर्फ इदारों की बिल्टअप स्टोरी नहीं है, बल्कि आपकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका पूरा एक पैसेज वे है कि किस तरह से आप पूरे शहर को ना सिर्फ बनाते हैं, सहूलियात प्रोवाइड करते हैं, बल्कि इससे आप इंटरनेशनल इंटरेस्ट, वो चाहे कंपनी के प्रोजेक्ट्स के हवाले से हो या टूरिज्म के हवाले से हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हर तरह से वो जुड़ा हुआ है। और शहर लाहौर में मुसलसल तरक्याती काम हो भी रहे हैं, और अभी हम खबरें देख भी रहे थे कि बहुत से फंड्स जो हैं वो मज़ीद जारी कर दिए गए हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जा सके। और बहुत से ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, वो चाहे गुलाब देवी अंडरपास है, वो चाहे शहकाम फ्लाईओवर है, दाता दरबार फ्लाईओवर है, या इस तरह के दीगर काम जो LDA के अंडर आते हैं। LDA किस तरह से प्लानिंग कर रहा है लाहौर को मज़ीद डेवलप करने का, और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो कब कंप्लीट होंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। DG LDA अहमद अजीज़ तारड़ साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम DG साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवी के लिए। और LDA और लाहौर की तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जब भी आपको कोई अपडेट मिलती है, कुछ कड़वी खबरें होती हैं, कुछ खुशखबरियाँ होती हैं, कुछ मीठी खबरें होती हैं, वो देते हैं दुरन नायाब, तो वो भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवी के लिए। DG LDA साहब, बड़ा काम हो रहा है आजकल, तो आपकी जॉब और सीट जो है वो मैं कहूँगी कि हॉट सीट बनी हुई है, बड़ी मसरूफियात हैं आपकी। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स प्रायोरिटी पर हैं LDA के? गुलाब देवी हॉस्पिटल का, तो गुलाब देवी के करीब जो अंडरपास है उसका तो हमें पता लगा कि 15 दिसंबर को इफ्तिताह हो रहा है, मुमकिन हो सकेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके इल्म में है कि लाहौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की ख़ास तवज्जो है, और वो इसकी तरक्याती कामों के अलावा इसकी फ़िज़ाई आलूदगी, जो पानी के यहाँ के इशूज़ हैं, जो इसकी ग्रीन कवर बढ़ाने की बातें हैं,
बाकी चीज़ों के अलावा उसके ऊपर ख़ास तवज्जो देते हैं। तो इसी वजह से ये जो लाहौर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वो ज़ेर तजवीज़ आते रहे। उसमें से जो पिछले साल का एनुअल डेवलपमेंट प्लान जब बन रहा था तो उसमें 3 प्रोजेक्ट्स मेगा प्रोजेक्ट्स जो लाहौर में बनने थे उनकी अप्रूवल हो गई थी और उसकी टेंडरिंग भी स्टार्ट हमने कर दी, तो काम भी स्टार्ट कर दिया था, जो कि इसी साल की एनुअल डेवलपमेंट प्लान में कंटिन्यू हो गया। पहला प्रोजेक्ट जैसा आपने बताया वो नॉर्थ ऑफ लाहौर में है, जिसको जो रेलवे स्टेशन के साथ ही एक चौक है जिसको ऑस्ट्रेलिया चौक कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया चौक से वो स्टार्ट होता है और वो शेरा वाला गेट पर लैंड कर जाता है। वहाँ पे फ्लाईओवर एक बन रहा है और उसके नीचे पुराना जो अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ एक डार्ट सीवरेज था सिस्टम, वो भी ठीक किया जा रहा है। उस इलाके में बारिशी पानी के निकास का भी कोई ख़ास ज़रिया नहीं था, वो बारिशी पानी के निकास के लिए भी ठीक बेहतरी की जा रही है। अच्छा, उस इलाके में चूँकि वो सड़क जहाँ से एंटर होते काफ़ी तंग थी, राइट ऑफ वे इतना नहीं था, तो हमें काफ़ी सारी ज़मीन एक्वायर करनी पड़ी। वहाँ पे होटल्स और काफ़ी कमर्शियल एरियाज़ बने हुए थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से वो हमने एक्वायर कर ली और लोगों को मुनासिब उसकी कंपनसेशन भी दे दी। और उसके बाद अब तेज़ी से उसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर काम जारी है। जो इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन तो वैसे मार्च है, 18-19 मार्च के करीब ये मुकम्मल होगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि ये जनवरी के अंदर या जनवरी के आखिर तक इसको खोल दें इंशाल्लाह। दूसरा प्रोजेक्ट ये फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर है। इस प्रोजेक्ट के 2 हिस्से हैं, एक गुलाब देवी हॉस्पिटल के सामने अंडरपास बन रहा है और उससे आगे जो लाहौर ब्रिज है जो रेलवे लाइन के ऊपर है उसकी 2 लेन्स इजाफी उसमें शामिल हो रही हैं। तो गुलाब देवी हॉस्पिटल वाला अंडरपास वो अब नियर कंप्लीशन है और वो इंशाल्लाह ताला जल्दी हम खुशखबरी देंगे, उसको खोल रहे हैं। अब उसका क्रॉस मार्केट वाला हाल तो नहीं होगा कि बार-बार इनॉग्रेशन की डेट्स दी जा रही हैं और अब नहीं, वो एक ही दफ़ा देंगे और वो इंशाल्लाह खोल देंगे हम। ठीक है, और 15 दिसंबर की डेट है इंशाल्लाह, हो सकता है उससे पहले ही उससे आगे पीछे खोल, अभी हम डेडलाइन दे नहीं रहे क्योंकि वो काम फिनिशिंग टचेस भी है। उससे आगे जो लाहौर ब्रिज वाला पोर्शन है उसके ऊपर भी काम जारी है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा हमें इशू ये आया था कि इसके नीचे जो रेलवे लाइन है अब उसके ऊपर ML1 बननी है, वो रेलवे के अपने उसमें इशूज़ थे, तो वो हमें उनके साथ बैठ के वो डिज़ाइन रिव्यू करने में काफ़ी टाइम लग गया। उसका भी NOC रेलवे ने हमें दे दिया, तो वो भी इंशाल्लाह ताला टारगेट से पहले वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। वो वैसे पायल वर्क हो रहा है उसके ऊपर, साइडों पे तो हो रहा है, उस पोर्शन में हमने रोका हुआ था जहाँ पे रेलवे लाइन गुजर। बिल्कुल सही। दुर्रा नायाब, हम अक्सर शिकायत करते थे इस दौरे हुकूमत से, ऑब्वियसली DG साहब तो पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम चूँकि देखते आए हैं कि लाहौर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा था। ये प्रोजेक्ट्स हमें पहले साल में या दूसरे साल में नज़र नहीं आए, लेकिन तीसरा साल कंप्लीट होने के बाद अब नज़र आ रहा है कि लाहौर में फाइनली दे हैव रियलाइज्ड कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप क्या समझते हैं कि ये जो तीनों मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ये इस साल या अगले साल के शुरू में जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद क्या सिनेरियो होगा, क्या उसके ऊपर और फोकस किया जाएगा? अच्छा, मैंने हमेशा तनकीद भी की, आपसे भी डिस्कस किया कि इस गवर्नमेंट ने बड़ी देर से समझा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है जी। और लाहौर पे इतना पैसा लगने के बावजूद ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसकी एक आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। अब इसका क्रेडिट तकरीबन मैं समझता हूँ कि LDA को या DG LDA जो है MSD साहब को जाता है कि इन्होंने CM को इस हद तक कन्विंस कर लिया कि ये प्रोजेक्ट तो अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद आपने कैलवरी ग्राउंड में अंडरपास भी बनाना है, क्योंकि जिना ब्रिज पे आप जब चढ़ते हैं आप फिरदौस मार्केट से निकल के आगे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, बहुत ज़रूरी है वो प्रोजेक्ट इन पाइपलाइन है। उसके बाद सगिया ब्रिज, सगिया रोड पे ट्रैफिक जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है, रोड की हालत जो है वो हम देख लें, वो प्रोजेक्ट के थ्रू कर बैठे। बरकी रोड की ड्यूलाइजेशन, अगर आप पैरागॉन सोसाइटी के आगे से गुजरें तो LSC के सामने सिंगल रोड हो जाती है, तो ये बेदियाँ रोड तक ड्यूलाइजेशन हो रही है, एक बहुत बड़ा कॉरिडोर आगे जाएगा। बता कि ये प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन है। उसके अलावा बंद रोड की तो तमीर बहाली, मैं तो चाहता हूँ कि ये अपने मुंह से खुद बताएं कि इन्होंने CM से क्या क्या कमिट करा लिया है। और दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट की बात यह है कि अगर ये कर जाते हैं अगले साल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अगर ये कंप्लीट कर जाते हैं तो फिर CM के बाद तो टाइम ही नहीं होगा, इफ्तिताह का टाइम ही नहीं होगा, वो तो इनके ज़्यादा प्रोग्राम ज़्यादा होंगे, उनके इफ्तिताह का टाइम कम रह जाएगा। बिल्कुल DG साहब, ये जैसे दुर्रा नायाब बता रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शुरू कर लेते हैं कि मैदान आबाद होंगे, खेल के मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट हम बड़े देर से सुनते आ रहे हैं, क्या फोकस है गवर्नमेंट का और आपका प्लान क्या है इसमें? जी, ये बड़ा अच्छा वैसे दुर्रा नायाब ने क्वेश्चन किया है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस आपके इलम में है कि वो काफ़ी देर से वो मामला कटाई में पड़ा हुआ था। अब उसमें वो टेक्निकल से काफ़ी इश्यूज़ थे कि उसका PC1 में कुछ कमियां थी, प्रोजेक्ट ज़्यादा बड़े बन गए, तो वो PC1 हमने 2 दफ़ा हमने उसकी कोशिश की उसको रिव्यू करवा लें, लेकिन हमें उसमें कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई।
तो जैसा कि दुर नयाब ने बताया, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि ये खेल के मैदान है, लोगों के लिए उनकी सेहत के लिए बड़ी ज़रूरी है, तो उन्होंने फिर ख़ास हदायत दी। उसके बाद ये हम PC1 हमने दोबारा सबमिट कर दिया हुआ है और उम्मीद है वो जल्दी हमारा अप्रूव हो जाएगा। और हमारा टारगेट ये है कि इसी साल में वो 11 के 11 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हम मुकम्मल कर दें पूरे शहर में इंशाल्लाह। वो प्लान था, इनिशियल प्लान था, या वो इसी साल में मुकम्मल हो जाएंगे। तो चलें, आई होप कि ये एतराज़ ना हो जाए कि ये कब शुरू हुआ था और किसके दौर में शुरू हुआ था और हम उसके ऊपर ऑन बोर्ड आते हैं या नहीं। आई होप कि आप उसमें ज़रूर कंप्लीट कर लें। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि टाइम से पहले जब आप कंप्लीशन की तरफ जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के, तो जल्दबाजी में बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है या चीज़ें। अभी पिछले दिनों हम खबर डिस्कस कर रहे थे कि फाइलें उखड़ना शुरू हो गई गुलाब देवी अंडरपास की, जहाँ पर करप्शन हुई या कंपनी ने कुछ गलती की, दोबारा उखेड़ी गई और उसको जल्दी से दोबारा कंप्लीट करने की कोशिश। वो थोड़ा डिज़ाइन फॉल्ट था, शेयर की गई बात चलें, में। डिज़ाइन हाँ। फॉल्ट था या जो भी था, थोड़ा सा कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जाता है कि क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। देखिए, ये जो क्वालिटी है ना इसकी, ये बड़ा क्वालिटी के ऊपर हम कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ होने नहीं देते हैं। उसकी वजह यह है कि एक कंसल्टेंट हायर किया जाता है और नेस्पाक इसका कंसल्टेंट। हम DG LD साहब से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। DG LD हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। DG साहब, बात कर रहे थे हम, ये जो गुलाब देवी अंडरपास में डिज़ाइन का फॉल्ट आया, तो जल्दी कंप्लीशन से ऐसा तो नहीं होता कि क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है? ये मैं गुजारिश कर रहा था कि ये डिज़ाइन का फॉल्ट नहीं होता, ये बेसिकली ज़ेर ज़मीन स्ट्रेटे का किसी को अंदाज़ा नहीं होता। जितनी मर्ज़ी हम रिसर्च कर लें, हमने उसको टेस्ट भी करवाते हैं, पायल टेस्ट करवाते हैं, बोर होल्स करवाते हैं, लेकिन ज़मीन में कहाँ पे ज़मीन नरम है, कहाँ पे सख्त है, ये अंदाज़ा नहीं होता। तो अक्सर जगह पे जहाँ पे ज़मीन नरम होती है, पायल वहाँ पे फैल जाती है, उसको बाद में उसको एडजस्ट कर लिया जाता है डिज़ाइन में। तो इसी तरह का प्रॉब्लम हमें वो ये फिरदौस मार्केट अंडरपास वाले उस पर भी आया था इधर भी, और ये बड़े प्रोजेक्ट्स में आ जाता है ये वाला। तो इसकी सुपरविजन बाकायदा हम थर्ड पार्टी से करवाते हैं। नेस्पाक इसका रेजिडेंट सुपरवाइजर है, एक एक चीज़ का टेस्ट होता है, उसका क्वालिटी टेस्ट होता है, उसके बाद उसकी बिलिंग होती है। तो इसमें क्वालिटी का परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये LDA की महारत है कि फॉर टाइमली इन्होंने उसको कवर भी किया बहुत अच्छे तरीके से, और आज आप चले जाएं तो उसके अच्छे बहुत खूबसूरत तरीके से पोर किया हुआ है। आपको नहीं महसूस होगा कि इसके पीछे कभी पायल जो है वो मोटी हो गई थी, यानी कि पायलों का पेट निकल आया था, फूल गई थी। तो वो जिनिंग तो यही है ना कि फॉल्ट आए उसको कवर करना। हाँ, उसकी स्ट्रेंथ पे असर ना हो। जो मैंने अपनी खबर में भी जिक्र किया था कि हाँ, इसकी श्रेड करने से, इसकी कंक्रीट को थोड़ा सा क्रैश करने से कहीं ये तो नहीं होगा कि पाइल अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर जाएगी। ये मेरा क्वेश्चन था, लेकिन फिर इनकी तरफ से आया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहरहाल लाहौर शहर के अंदर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देखना ये है कि हमें 50 साल वाले नहीं चाहिए, हमें कम से कम 100 साल वाले चाहिए। आज भी लाहौर शहर के अंदर जो पिछली गवर्नमेंट्स में काम हुए वो 100 साल के प्रोजेक्ट को मद्देनजर रखते हुए हुए। आपकी ऑरेंज लाइन भी 150 साल के लिए बनाई गई, मेट्रो बस जो है वो भी 100 साल पे प्लान की गई। अब अल्लाह जानता है कि किस वक्त क्या होगा। फिर इसके साथ जो कंटिन्यूसली कंस्ट्रक्शन है वो बहुत चैलेंज है। समाबाद मोड़ पे अंडरपास एक तजवीज़ किया जा रहा है, उसको किस तरह बनाएंगे, क्या नीचे खुदाई करते करते ऑरेंज लाइन की जो पिलर्स हैं वो मुतासिर तो नहीं होंगे। ये असल में इंजीनियरिंग चैलेंजेस हैं और इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है कि लाहौर शहर फिजिबिलिटी टाइम लगता है PC1 तैयार करने में। अब इन्होंने जितनी लाइन लगा ली है, मैं चाहता हूँ कि खुद बताएं कि अब लाइनों में प्रोजेक्ट कौन से आ रहे हैं और कौन से जो है लाहौर को खुशखबरी तो देना। प्रायोरिटी वही वाला सवाल एक तीसरा प्रोजेक्ट हमारा रह गया था जो अभी ऑनगोइंग है, वो है शाकाम वाला। तो उसके ऊपर भी काम बड़ी तेज़ी से जारी है, वो भी इंशाल्लाह ताला। और इन 3 के बाद फिर किसकी बारी आएगी? इसके बाद जैसे दुर नयाब ने बताया, अभी वो चीफ मिनिस्टर साहब ने काफ़ी उसके ऊपर दिलचस्पी ली थी। ये जो हमारी लाहौर की एंट्री फैज़पुर इंटरचेंज से शुरू होता है और ये आउटफॉल रोड तक जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज वाला जो एरिया है वहाँ तक। तो ये इस रोड की वाइडनिंग हो रही है और वो PC1 उसका अप्रूव हो गया, PW ने क्लियर कर दिया है, हम इसके टेंडरिंग प्रोसेस में हैं। तो ये 3 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है रफली। तो इंशाल्लाह ताला इसमें वो सड़क भी बेहतरीन हो जाएगी, उसके इर्द गिर्द सीवरेज और ड्रेनिंग का मसला था गेरीना उस इलाके में, तो वो भी हल हो जाएगा। बिल्कुल सही। फंडिंग का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अक्सर इदारे शिकायत करते नजर आते हैं कि गवर्नमेंट इसमें वो PND ने कमिटमेंट दी है कि वो फंडिंग, लेकिन जो शिकायतें आती हैं कि एक प्रोजेक्ट का काम या पैसे दूसरे प्रोजेक्ट पे लगा दिए जाते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था, ऑरेंज ट्रेन के फंड्स जो हैं वो मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर ट्रांसफर। इनके साथ हुकूमत पंजाब की कुछ खास मोहब्बत चल रही है कि ये जब कोई प्रोजेक्ट लेके जाते हैं ना, फंड्स इनको दे दिए जाते हैं। साथ ही माशाल्लाह कहते हैं ये ना हो कि हुकूमत पंजाब जो तब्दीली सरकार मशहूर है, PND भी मेहरबान है, वज़ीर आला भी ज़ाहिर बात है,
प्रोजेक्ट में कहता हूँ सखिया ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बरकी रोड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीजिबल प्रोजेक्ट होता है ना, फास्ट ट्रैक होता है। अगर उसकी फंडिंग स्लो होगी तो वो शहर के अंदर तो आप अगर स्लो हो जाएंगे तो कितने मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए फिर ये PND फाइनेंस वगैरह वो फंड कर देते हैं इन प्रोजेक्ट्स को। दूसरा जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो ये बरकी रोड के ऊपर है, वो बरकी रोड की हम ड्यूअलाइजेशन कर रहे हैं, तो वो भी उसकी भी टेंडरिंग प्रोसेस में हम प्री क्वालिफिकेशन की स्टेज पे हैं, उसकी भी फंडिंग हम सिक्योर कर रहे हैं। वो जैसे ही आएगी तो फिर हम उसका लॉन्च कर देंगे। अच्छा डीजी साहब, जहाँ पर हम जैसे जिक्र कर रहे हैं रोड वाइडनिंग का कि ट्रैफिक स्मूथ रहे, प्रॉब्लम न रहे, LDA की जहाँ बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं वहाँ एक जिम्मेदारी इंक्रोचमेंट के हवाले से भी है कि शहर में हम हमेशा कहते हैं कुछ परमानेंट हैं, कुछ जो सेमी परमानेंट हैं और कुछ मूवेबल हैं। कैसे इसके खिलाफ हम काम करें? मशरूम ग्रोथ होती है सर इनकी, और इससे ना सिर्फ आपकी सड़कें तंग हो जाती हैं, ट्रैफिक जैम हो जाती है और पूरा निज़ाम जो एक सिस्टम बड़ा आइडियल चल रहा होता है, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स हम बड़े प्राउडली कहते हैं, वो चौक होकर रह जाते हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा आपने टाइमली क्वेश्चन किया है। ये देखिए जैसे आजकल स्मोक का इशू बना हुआ है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट भी बड़ी कंसर्न है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया हुआ है और लाहौर हाई कोर्ट में तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर इसकी समाअत होती है। और ये जिम्मेदारी ख़ास तौर पे वो LDA को सौंपी गई कि ये रोड्स के ऊपर जो इंक्रोचमेंट होती है, रोड्स के जो कट ख़राब हुए हैं, जहाँ पे ट्रैफिक सही डाइवर्ट नहीं होती है और उस वजह से फिर स्मोक में इजाफा होता है, तो उसके ऊपर काम करें। तो हमने चीफ इंजीनियर टीपा की इसके ऊपर ड्यूटी लगाई हुई है। वो उन्होंने अपना बाकायदा एंटी इंक्रोचमेंट कार्ड बनाया है। वो डेली शाम के टाइम पे ये जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट्स हैं इनको रिमूव करते हैं, तो इसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। लेकिन सर अगर मॉडल रोड्स का ये हाल नजर आता है कि डेली ऑपरेशन के बावजूद आपको इंक्रोचमेंट्स नजर आए, तो पता नहीं फिर दूर रफ्तार जो लाहौर फैलता जा रहा है उसका क्या हाल होगा। दुरे आप इस पर क्या कहेंगे? मैं इस पर यही कहूँगा कि ये जाहिर बात है, एक अमला नीचे जो मिली भगत के साथ होता है, इस पर LDA भी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है MCL है, उनके भी अमला तय बाजारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप माल रोड उठा के देख लें, आप उसके बाद जेल रोड की बहुत सारी कंजेशन वाली लिटन रोड देख लें, सड़कें बहुत खूबसूरत LDA ने बनाई। लेकिन दूसरा जो इशू है ना कि जहाँ जिसका दिल करता है वो सड़क को रोड कट लगा के तोड़ के वहाँ से ताड़े गुजार रहा होता है, कोई वहाँ से पाइप डाल रहा होता है, नई रोड का ऐसे हमने इंजीनियर गली मोहल्लों में स्पीड ब्रेकर्स ऐसे बना देते हैं करोड़ों की सड़क के ऊपर, जैसे पता नहीं क्या। LDA को ये भी बड़ा वक्त की ज़रूरत है कि वो इन्फोर्समेंट विंग को करे, कहीं कोई इस तरह की खुदाई कर रहा है, कोई सड़क को तोड़ रहा है, फौरी उसको पकड़ा जाए, उसको देखा जाए कि ये क्यों ज्यादती कर रहा है। एक आपकी मौजूदगी में मैं सवाल डी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर ये जो कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ये ज़रा ना डंडा पकड़ के LDA अफसरान के पीछे थोड़ा सा क्लास कर रहे होते हैं, सर इनके टूवर्ड्स लोगों की मसाइल हल करने के लिए इनके बिहेवियर में तब्दीलियाँ कब आएंगी? क्योंकि LDA में ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत की गई। मुझे याद है शिवाशी साहब कहते थे रिजिडनेस है ना आपकी बात ठीक है, वो कम्युनिकेशन गैप जब तक रहेगा इदारा तब तक परफॉर्म नहीं कर सकेगा, ये तो एक बेसिक थ्योरी है। जी सर, देखिए जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है ना जी, तो उसमें 3 चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं कि एक नॉलेज आपके पास क्या है, उस नॉलेज को आपने यूज़ कैसे करना है, इसको स्किल्स कहते हैं, और फिर आपका रवैया कैसा है। तो यही ट्रेनिंग हमने LDA में ये दौरे नियाज़ में जो बात की है, ये जब से मैं आया हूँ बार बार इनके साथ यही मेरे सेशन चलते हैं कि आप पब्लिक के साथ आपका रवैया कैसा होना चाहिए, कि आप लोगों की बात तहम्मुल से सुने, उसको कानून के मुताबिक हल करें, जो नहीं हल होने वाला वो बिल्कुल तहम्मुल के साथ अगले बंदे को बताएं, फिर ये आपका मसला नहीं हल। डीजी साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई थिंक रिफ्रेशर कोर्सेज जो हैं वो मजीद स्पीडी करने चाहिए, तभी जाकर उस ट्रेनिंग का असर जो है वो ग्राउंड रियलिटी पर भी नजर आएगा। ब्रेक चाहना है हमें जी, लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, फ्यूचर के लिए जब प्लानिंग की जाती है चीज़ों की तो आप बड़ा एक्साइटेड भी हो जाते हैं और थोड़ा मुतमईन भी हो जाते हैं। तो लाहौर को मुतमईन करने के लिए और लाहौरियों को मुतमईन करने के लिए फ्यूचर प्लानिंग क्या है? लाहौर अगर हम 10 साल, 20 साल, 30 साल या इवन 50 साल बाद, जैसे दुरान आप जिक्र कर रहे थे, देखेंगे तो क्या मेगा प्रोजेक्ट्स बनेंगे? और दूसरा जो मैं अब डिस्कस करना चाह रही हूँ डीजी साहब आपके साथ, एक तो मेगा प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर फॉर 50 ईयर्स अगर हम कहें 2050 तक, दूसरा जो LDA सिटी अपार्टमेंट्स है नया हाउसिंग स्कीम के तहत, इन दोनों के ऊपर बात करना चाहेंगे। शुरू करेंगे 2050। जी, ये जो पिछला मास्टर प्लान है लाहौर का वो 2004 में बना था और 2021 दिसंबर में, इस साल दिसंबर में वो एक्सपायर हो जाना जी। तो ये गवर्नमेंट ने हमें हदायत दी थी कि इसकी टाइमली प्रोसेस आप शुरू करें ताकि लाहौर का अगला मास्टर प्लान हम टाइम के ऊपर बना सकें। तो ये 2019 में प्रोसेस शुरू किया, फिर कंसल्टेंट हायरिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। इंटरनेशनल कंसल्टेंट टॉप 10 फर्म्स में से दारुल हंसा एक फर्म है इंटरनेशनल, उसको कंसल्टेंट हमने हायर किया। तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ा एक्सटेंसिव रिसर्च होती है, इसमें कोई 11 के करीब फील्ड हैं,
जिसमें लैंड यूज़ आपका किस तरह का हो रहा है, आपकी ज़मीन के पानी का, आपकी एनवायरनमेंट का, आपकी ट्रांसपोर्ट का, आपकी इकोलॉजी का, टूरिज़म का, आपकी पुरानी जो हेरिटेज है उसका, डिफरेंट चीज़ों का ये करते हैं, एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं। तो वो रिसर्च करने के बाद अभी जो हमें अंदाज़ा हुआ कि वो लाहौर में 1772 स्क्वायर किलोमीटर का लाहौर डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें से तकरीबन आधा अभी तक लाहौर की हाउसिंग और डिफरेंट चीज़ों में यूज़ हो चुका हुआ है। और लाहौर की ऊपर एक इल्ज़ाम भी लगता है कंक्रीट का शहर बना दिया बागों के शहर को। वो अब देखे ना, ग्रेजुअली बना, हज़ारों सालों पुराना ये शहर है। तो इसमें जो लाहौर की आबादी है वो 11.4 मिलियन थी 2017 के सेंसस के मुताबिक। उसके ऊपर जो एस्टिमेशन हुई है वो अभी 12.5 मिलियन हो चुकी है, यानी 1 करोड़ 25 लाख की आबादी का ये शहर है, जो बढ़ के 2050 में 25,000 या 4 मिलियन हो जाएगी, यानी 2 करोड़ 54 लाख का ये शहर हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल। अब उन लोगों को जॉब्स कहाँ से मिलनी है, इंडस्ट्री को कैसे वो सपोर्ट करेंगे, इंडस्ट्री उनको कैसे सपोर्ट करेगी, और किस किस्म की जॉब्स हैं जो इस शहर में आएंगी। फिर इस शहर ने बढ़ना की साइड पे है। अगर इस आबादी को आपने कहीं पे रिहाइश देनी है तो जो मौजूदा डेंसिटी है अगर हम उसका अंदाज़ा लगाएं तो लाहौर में 1 इंच फ्यूचर की जगह नहीं बचती। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि कितना हमने हाई राइज जाना है, कितना लाहौर को कितना टाइम लगेगा सर इस मास्टर प्लान को अनाउंस करने में? क्योंकि ये मास्टर प्लान का ड्राफ्ट अभी हम इंशाल्लाह लाहौर की हद तक दिसंबर में बना लेंगे, फिर इसका इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान बनाएंगे जो ग्रेटर लाहौर है, लाहौर डिवीजन का, वो अगले साल में मार्च के बाद किसी स्टेज में। आई होप उस चीज़ को जरूर मद्देनजर रखा जाएगा जो हम अक्सर कहते हैं कि लाहौर ऐसे फैल रहा है, उसने अब ऐसे फैलना है, यानी कि हाई राइज बिल्डिंग्स की तरफ भी जाना है। दुरान अब LDA सिटी अपार्टमेंट्स का अगर जिक्र करें नया हाउसिंग स्कीम के तहत, थोड़ा सा इसको अगर आप क्विकली एक्सप्लेन कर सकें कि कैसे ये गरीब आदमी को, जो गवर्नमेंट का नारा है कि हम मुफ्त घर बिल्कुल देंगे, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का जो नारा था ना वो 2-3 साल में कंप्लीट नहीं हो सका, तो फिर LDA ने जब इसको इनिशिएट किया, और जाहिर बात है इसमें क्रेडिट देना चाहिए साबिक वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान को भी कि उन्होंने इस पर बड़ा पेन लेके इसको स्टार्ट करवाया। प्राइम मिनिस्टर ने फिर एक्टिव प्राइम मिनिस्टर ने जितनी एफर्ट पुट कर दी है इस पर, बहुत कम चंद उनकी दिलचस्पी के मामलात में शायद अब गरीबों को छत देना है, अल्लाह करिए दे पाएँ। LDA ने उसको पायनियर तौर पे स्टार्ट किया और अब इनिशिएट लेते हुए इतना करीब पहुंच गए कि उसकी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया। ऑल दो वो स्लो है, यानी कि 5-6 महीने स्लो है वो प्रोजेक्ट, लेकिन कभी कंप्लीट होंगे। और जो फार्मूला ये सजेस्ट कर चुके हैं अगर उसके मुताबिक हो तो मैक्सिमम लोगों को जो है ना, गरीब लोगों को, कम आमदन वाले लोगों को फैसिलिटेट। बिल्कुल सही। डीजी साहब ये बताइएगा कि इसमें मिनिमम कितने एरिया के अपार्टमेंट्स हैं और फिर मैक्सिमम क्या क्या? अच्छा, क्विकली मैम, ये प्राइवेट का डिज़ाइन इस तरह का था ना, इसमें गवर्नमेंट की फंडिंग है ना LDA की फंडिंग है। ये मॉर्गेज फिनांसिंग होगी, वो लोगों को ये घर मिलेगा, उसके अगेंस्ट की मॉर्गेज हो जाएगी, मॉर्गेज बैंकों के जरिए हमें LDA को आ जाएगी, LDA उसके ऊपर अपार्टमेंट बना के उनके हैंड ओवर कर देगा। तो ये जो अभी फर्स्ट फेज़ में हम बना रहे हैं, ये 650 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, जिसमें 2 बेडरूम है, एक के साथ अटैच बाथरूम है, एक के साथ डिटैच बाथरूम है, लिविंग है, लॉबी है, बड़ा प्रॉपर सर्कुलेशन एरिया। फिर ये बहुत बड़ा प्राइवेट, इसमें ग्रीन एरिया हमने रखा है, पेडेस्ट्रियन एरिया रखे हैं, हर किस्म की यूटिलिटी साइट्स हमने रखी है। तो ये इसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो तकरीबन 15,000 के करीब हो जाएगी। अब बैंकों के साथ मामला, जो प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे दुर निजाम ने बताया, हफ्ते में हर दफ़ा मीटिंग करते हैं, तो ये बैंकों के साथ मामला हमारे तय पा गए हैं। मॉर्गेज फाइनेंसिंग इंशाल्लाह स्टार्ट हो रही है, तो ये जल्दी लोगों को ये भी हम अच्छी खबर, ये भी फैसिलिटी जो है वो मिल जाएगी, और अपना घर का ख्वाब जो सारी ज़िंदगी एक आम आदमी, एक गरीब आदमी देखता रहता है, वो किसी हद तक पॉसिबल हो सकेगा अगर उसको इसकी तमाम अवेयरनेस हो और इन्फॉर्मेशन हो। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन एंड गुड लक फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स, एंड आई रियली होप कि दिसंबर के मिड में आप इफ्तिताह करवा रहे होंगे अपने गुलाब देवी अंडरपास का, जो आपका वन ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट है। थैंक यू सो मच दुरे, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे।